प्रबंध के स्तर का आशय संगठन में विभिन्न पक्षों के बीच एक रेखा अंकित करने से है, अर्थात संस्था के प्रबंध पदों में अधिकारों एवं दायित्वों की सीमा के आधार पर अधिकारी अधीनस्थ संबंध की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। इस श्रृंखला को प्रबंध का स्तर कहा जाता है। प्रबंध के स्तरों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। इनकी संख्या व्यवसाय की प्रकृति, आकार आदि द्वारा निर्धारित होती है। व्यवसाय के प्रारंभिक चरणों में जब व्यवसाय का उत्पादन सीमित पैमाने पर किया जाता था, अर्थात कम पैमाने पर किया जाता था, उस समय प्रबंध के मात्र 2 ही स्तर माने जाते थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में व्यवसाय के स्वामी जो पूंजी लगाते थे वे थे, और द्वितीय में पर्यवेक्षक या प्रबंधक जो व्यवसाय को संचालित कर उसकी देखरेख करते थे। किंतु जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता गया, प्रबंध के स्तरों में भी वृद्धि होती गई। मध्यकाल में प्रबंध का मध्यम स्तर विकसित हुआ। कालांतर में प्रबंध के अनेक स्तर विकसित हो गए। अमेरिकन मार्केटिंग संगठन द्वारा एक सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर 88 कंपनियों में से कितनी कंपनियां? 88 कंपनियों में से 33 कंपनियों में प्रबंध के 7 स्तर और लगभग 40 कंपनियों में 8 स्तर पाए गए। वास्तव में प्रबंध का स्तर कंपनियों के आकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः कंपनियों के प्रबंध के निम्न स्तरों को स्वीकार किया गया, अर्थात प्रबंध के स्तरों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा हो गया मध्य स्तरीय प्रबंध, तीसरा हो गया निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, तो देखिए उच्च स्तरीय पहले तो 2 भाग में बांटा गया, स्वामित्व अंशधारी, उसके अंतर्गत उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, जिसे पर्यवेक्षण प्रबंध भी कहा गया। और अंशधारी इसके कौन कौन थे? तो मुख्य अधिशासी, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, वरिष्ठ अधिशासी, महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष, उत्पादन के तकनीक अधिकारी, कार्यालय प्रबंध अधीक्षक, जनरल फोरमैन, प्रथम लाइन पर्यवेक्षक। तो देखिए उसके बाद संगठन संस्था में काम करने वाले सदस्यों को 2 श्रेणी में विभक्त कर दिया गया, प्रबंधकीय सदस्य और दूसरा हो गया अप्रबंधकीय सदस्य। तो सदस्यों के इस विभाजन के आधार पर ही एक संगठन के 2 मुख्य स्तरों में विभाजित किया जाता है। ठीक, उच्च स्तरीय प्रबंध। तो किसी उपक्रम के प्रबंध स्तरों में उच्च स्तरीय प्रबंध का स्थान सबसे अधिक अर्थात सर्वोपरि होता था। बड़े आकार के उपक्रम के उद्देश्य व नीति को सामान्यतः संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता था। संचालक मंडल का दायित्व अर्थात कार्य नीति निर्धारण करना और संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखना होता है। तो संचालक मंडल के कार्यों का वास्तविक निष्पादन प्रबंध संचालक या प्रबंधक करते हैं, जिन्हें मुख्य अधिशासी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अधिशासी कहते हैं। तो मुख्य अधिशासी का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो संचालक मंडल द्वारा जारी निर्देशों और नीतियों को जारी करना। क्या होता था? संचालक मंडल द्वारा जारी निर्देशों नीतियों को जारी करना और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य करना होता था। ठीक है, फिर मुख्य अधिकारी तथा उसका स्टाफ जो सामान्यतः बड़े विभागों के प्रबंधक होते हैं, इससे सम्मिलित होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध को बेच ने 2 भागों में बांटा। पहला औपचारिक प्रबंध, जिसमें संस्था के स्वामी मुख्यतः शामिल किए जाते हैं, साथ ही संचालक मंडल, अंशधारी, अध्यक्ष, संचालक मंडल आदि शामिल किए जाते हैं। द्वितीय में अनौपचारिक प्रबंध, जिसमें संचालक मंडल के बड़े अधिकारी व सचिव को शामिल किया जाता था। कुछ बड़े विभागों ने विशिष्ट अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में प्रमुख 2 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। पहला होता है आपका संचालक मंडल, दूसरा होता है आपका मुख्य अधिशासी। तो संचालक मंडल में क्या होता था? देखो, जैसा ही कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संचालक मंडल स्वामियों का एक समूह होता है, जिसका कार्य नीतियों का निर्धारण करना और उद्देश्यों को निश्चित करना होता है। साथ ही संपूर्ण संगठन को नियंत्रण बनाए रखना भी होता है। तो देखिए संचालक मंडल का दायित्व क्या है? नीति निर्धारण कर संपूर्ण संगठन पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। तो देखिए संचालक मंडल में निम्न गुणों का होना आवश्यक होता है। तो पहला होता है कल्पनाशील, दूसरा होता है पहलपन, तीसरा है निर्णय, चौथा है न्याय, 5वां है मानवीय समक्ष
और छठवा है विश्वास। इन संचालक मंडल में इन गुणों का होना आवश्यक होता है ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। अब संचालक मंडल के कार्य क्या क्या हैं? तो संचालक मंडल का कार्य है उपक्रमों के उद्देश्यों को निर्धारित करना, संस्था के ट्रस्टी के रूप में उसकी रक्षा करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, संस्था की उपलब्धियों व परिणामों की जांच करना, बजट को पारित करना मतलब बजट निर्धारण करना, आय का उचित वितरण करना, महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना और व्यवसाय के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए प्रयास करना मतलब व्यवसाय लंबे समय तक चले उसके लिए क्या करना, मुख्य प्रयास करना। अब दूसरा हमने देखा मुख्य अधिशासी। तो देखिए हमने भी देखा संचालक मंडल के गुण और उसके कार्य। अब देखते हैं हम मुख्य अधिशासी। तो इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं। मुख्य अधिशासी को क्या कहा जाता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्यों का निष्पादन प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसे ही मुख्य अधिशासी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष भी कहा जाता है। ये संस्था के हाथ, कान और आंख तीनों होते हैं। इनका प्रमुख कार्य संचालक मंडल को क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करना होता है। यह संचालक मंडल व अन्य अधिकारियों की बड़ी मध्य कड़ी का कार्य करता है। अब देखिए इसके भी निम्न कार्य हो सकते हैं। किसके? मुख्य अधिशासी के क्या क्या कार्य होते हैं? तो संचालक मंडल एवं संपूर्ण संगठन के मध्य संपर्क बनाए रखना, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना, यह देखना कि जो कर्मचारी कंपनी की नीतियों से अवगत है कि नहीं है, प्रभावी समन्वय बनाकर रखना, अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को बनाए रखना, यह भी देखना कि अधीनस्थों द्वारा मित्रता के कार्यरत को बनाए रखा गया है कि नहीं, सभी अधीनस्थों के मध्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व को प्रत्यायोजन के लिए विचारधारा स्पष्ट करना। यह हो गया हमारा क्या? उच्च स्तरीय प्रबंध, जिसके अंतर्गत उन्होंने दो भाग में बांट दिया गया। संचालक मंडल जिसके हमने गुण और क्या देखे, कार्य देखे, और दूसरा देखा हमने मुख्य अधिशासी। अब सेकंड आते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। तो मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है? तो 1940 के दशक में मैरी कुसिंग नाइल्स ने मध्य स्तरीय प्रबंध की विचारधारा को विकसित किया था। इस स्तर में विभागीय प्रबंधक जैसे उत्पादन प्रबंधन, प्रबंधक विपणन, प्रबंधक वित्त, प्रबंधक कर्मचारी तथा इसके समीपस्थ नीचे के अधिकारी जिनमें अधीनस्थ उपाध्यक्ष आदि को शामिल किए आते हैं। तो देखिए उच्च स्तर व निम्न स्तर के मध्य के अधिकारी ही मध्य स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। प्रबंध के इस स्तर में क्रय प्रतिनिधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने वाले विभाग, प्रमुख कार्यालय प्रबंधकों, उत्पादन विभागीय सहायक संग्रहकर्ताओं को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं? तो मुख्य अधिशासी की क्रियाओं में सहायता प्रदान करना, दूसरा संचालनात्मक निर्णयों में सहयोग करना, प्रतिदिन के परिणामों से संपर्क बनाए रखना, उत्पादन की उपलब्धियों की समीक्षा करना, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तय गई सीमाओं पर मध्य निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक योजनाएं बनाना मतलब प्लान करना, समय समय पर कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। फिर होता है प्रबंधकों द्वारा की जा रही कार्यवाही को समझना और उसकी समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। और उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक योजनाएं बनाना। तो उच्च स्तरीय व निम्न स्तर के मध्य उचित समन्वय एवं संप्रेषण का कार्य करना। यह हो गया क्या? मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य। तीसरा देखते हैं हम पर्यवेक्षण या निम्न स्तर प्रबंध। तो देखिए प्रबंधकीय स्तरों में पर्यवेक्षण स्तर प्रबंध निम्न स्तर का होता है, इसलिए इसे प्रथम पंक्ति का प्रबंध भी कहा जाता है। तो इस स्तर पर मुख्यतः फॉरमैन पर्यवेक्षक या कार्यालय पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। इस स्तर के प्रबंधकों का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि इनके कर्मचारी ने कार्य ठीक से ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रबंधक वास्तव में कार्यकारी प्रबंधक होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। तो पर्यवेक्षणी प्रबंध में कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले ये सभी पद आते हैं, जिनका मुख्य कार्य कर्मचारियों के कार्यों पर निरीक्षण एवं निर्देशन करना होता है। मतलब उनके कार्यों को निरीक्षण करना और उन्हें समय समय पर निर्देशित करते रहना होता है। तो इस स्तर के प्रबंधकों का कार्य कर्मचारियों की नीतियों को स्पष्ट करना, आवश्यक स्तर या प्रमाप निर्धारित करना, अनुदेश देना, मार्ग प्रशस्त करना, प्रमाप कार्य के लिए अभिप्रेरित करना एवं उनके वेतन वृद्धि हेतु कार्य करना आदि प्रमुख है।
वर्तमान समय में पर्यवेक्षक, आज के समय में पर्यवेक्षक का प्रबंध में अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए देखिए, इसके भी प्रमुख कार्य बताए गए हैं। निम्न स्तर प्रबंध के कार्य, तो संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाना, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, प्रति घंटा कार्य एवं परिणामों पर निगरानी रखना, मतलब उनको देखते रहना, त्रुटि के स्रोत स्थल पर निगाहें रखकर उचित कदम उठाना, उत्पादन कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखना, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों के हितों सुविधाओं को ध्यान रखकर प्रबंधकों को उचित सूचना देना। तो हमने अभी देखा क्या, प्रबंध के स्तर, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और तीसरा देखा हमने निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के कार्य, प्रबंध संबंधित कार्यों को संपन्न करने वाले व्यक्ति को प्रबंधक कहा जाता है। कार्य के दृष्टिकोण से प्रबंधक का स्तर व क्षेत्र निम्न, मध्यम या उच्च हो सकता है। उसे चाहे किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाता हो, जैसे स्कूल के प्रबंधक को प्राचार्य तथा कक्षा के प्रबंधक को शिक्षक तथा अस्पताल के प्रबंधक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहा जाता है। अतः यहाँ प्रबंधक का आशय प्रबंध के कार्यों से है, न कि उसके नाम से। इसलिए कहा गया है कि प्रबंधक वही है जो प्रबंध का कार्य करे, अर्थात प्रबंध एक विस्तृत एवं बहुयामी शब्द है, अतः इसके कार्य भी विस्तृत एवं भिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंध का स्तर व उसका महत्व प्रबंध के कार्यों के स्वरूप व आकार पर ही निर्भर करता है। प्रबंध के कार्यों के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत दी है। सभी के प्रबंध के कार्यों की विवेचना अपने अपने ढंग से की है। ठीक है, जैसे प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे, अर्थात प्रबंध को क्या करना चाहिए। प्रबंध किसी उद्यम की क्रियाओं का नियमन एवं नियोजन करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार प्रबंध के संबंध में यह भी कहा जाता है कि व्यक्तियों एवं समूह से कार्य लेना ही क्या है, प्रबंध है। तो प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। तो प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से अनुमान लगाना, उसका आयोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय एवं नियंत्रण करना है। प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला मुख्य कार्य, दूसरा सहायक कार्य। मुख्य कार्य के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्ति, संचालन, अभिप्रेरण, नियंत्रण और समन्वय को शामिल किया गया है। सहायक कार्य के अंतर्गत संदेशवाहन, नवाचार, निर्णय लेना और प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। तो प्रबंध के कार्य में मुख्य कार्य पहला क्या है आपका, नियोजन। नियोजन अर्थात क्या हो जाएगा आपका, प्लानिंग। तो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य क्या है, नियोजन करना, मतलब प्लानिंग करना है। तो योजना विभाग प्रबंध का हृदय है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को क्या करना है, पूरा करना है। नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहां पर और किस विधि से कितने समय में पूरा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस हेतु पूर्वानुमान लगाया जाता है कि नियोजन भविष्य के घर में देखने की क्या है, विधि है। क्या करना चाहिए, इसका पहले से निर्धारण करना क्या है, नियोजन है। अर्थात नियोजन का प्रबंधक का अनिवार्य एवं प्राथमिक कार्य है। लक्ष्य के अनुरूप ही निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है, आपका नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो विभिन्न जानकारी व आंकड़े को एकत्रित करना, उद्देश्यों को परिभाषित व स्पष्ट करना, नीतियों का निर्माण एवं स्थापना करना, विभिन्न कार्यक्रमों का ढांचा मतलब रूपरेखा तैयार करना, बजट को स्वीकृत करना, कार्य करने की विधि व ढंग निर्धारित करना। दूसरा हम देखते हैं मुख्य कार्य में संगठन। तो संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। अर्थात मानव व मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, वही क्या है आपका संगठन कहलाता है। संगठन दो या अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है। मजबूत संगठन के बिना प्रबंधक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबंध संगठन व मजबूत को प्रभावी बनाता है। व्यापार हो गया, वाणिज्य एवं उद्योग के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, संगठन है। अर्थात संगठन से आशय क्या बनता है,
योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से लगाया गया है। नियोजन के पश्चात अगला कार्य संगठन में विभिन्न क्रियाओं को संगठित करना तथा संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं गैर संसाधनों का साथ साथ लाना है। अब इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो कार्यों का वर्गीकरण व उसकी पहचान करना, उत्तरदायित्व निर्धारित करना, अधिकारों को स्पष्ट व्याख्या करना, संगठन में संबंधितों की स्थापना करना, ये इसके प्रमुख कार्य हो गए। अब तीसरा देखते हैं हम इसके मुख्य कार्य में नियुक्तियां। तो प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की क्या करना है? नियुक्ति करना है, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं और बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता। क्योंकि नियुक्ति कार्य बड़े बड़े उत्पादन से अलग सेवी वर्गीय विभाग खोला जाता है। इसी विभाग द्वारा नियुक्तियां भी की जाती है। कार्य पर नियुक्ति करने से पूर्व कार्य करने के लिए सिद्धांत का पालन करना चाहिए, प्रबंधक द्वारा ही संभव है। अब इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण और उसके विकास पर कार्य करना। ठीक है, जैसे कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि एवं आवश्यक सलाह भी देना, श्रमिकों से राय और परामर्श लेना, इनकी क्या है? प्रमुख कार्य है। अब अगला देखते हैं चौथा, संचालन। तो संचालन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देशन व नेतृत्व भी कहा जाता है। देखिए, तो प्रबंधक मस्तिष्क की भांति होता है। इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योग को संचालित करना होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश को काम करना है। चूंकि कार्य योजना प्रबंध द्वारा ही तैयार की जाती है, इसलिए संचालन या दिशा निर्देश संबंधित कार्य को ही प्रबंधक द्वारा ही कर लिए जाते हैं। देखिए, निर्देश हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। संचालन में इनके निम्न क्रियाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, निर्देश देना, पर्यवेक्षण करना, योजना को सभी तक पहुंचाना, समस्याओं का समाधान करना, फिर वांछित कार्य हेतु उन्हें प्रेरित करना, कर्मचारियों का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, अर्थात बोलचाल की भाषा में संचालन या निर्देशन का अर्थ काम करना या काम करने से है, किंतु व्यावसायिक परिवेश में इसका अर्थ भिन्न बता दिया गया है। जैसे प्रबंधकीय कार्य में निर्देशन का कार्य अधीनस्थों तथा पद प्रदर्शन और पर्यवेक्षण करना होता है। अब पांचवा चलते हैं हम, क्या? अभिप्रेरण। ठीक है, तो अभिप्रेरण प्रबंध का पांचवा और महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारियों को कार्य के प्रति लगाव, आकर्षण या प्रेरणा दी जाती है, जिससे कर्मचारी कार्य को लग्न से करते हैं और डंडे से काम कराने वाला समय नहीं रह गया है। अतः विभिन्न प्रकार की प्रेरणा से प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आज जबकि कर्मचारियों मजदूरों में पूर्ण चेतना आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति में कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु प्रेरणा क्या है? आवश्यक है। तो अभिप्रेरणा प्रबंध का क्या है? हृदय बताया गया है, जो कि मानवीय शक्ति से संबंधित है। तो मानव का उपयोग मशीन की भांति नहीं किया जा सकता। यदि मानव से मशीन की भांति कार्य लेना होता तो आवश्यक होगा कि उसे समय समय पर विभिन्न साधनों से माध्यम से प्रेरित किया जाए। कार्य को तीव्र गति से करने के लिए कर्मचारियों की रुचियों को बढ़ाना आवश्यक है। यह प्रबंध करता है। ठीक है, देखिए, अब इसका कार्य क्या क्या है? अभिप्रेरण का कार्य है तो नीतियों के अनुरूप कार्य हेतु उन्हें प्रेरित करना, मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा की व्यवस्था करना, कर्मचारियों से चर्चा कर प्रशिक्षण देना, आवश्यक क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, अब हम आते हैं हम छठवां महत्वपूर्ण कार्य हमारा नियंत्रण। तो नियंत्रण प्रबंध का छठवां महत्वपूर्ण कार्य है। तो व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन, व्यय, लाभ आदि के मध्य उचित समन्वय आवश्यक होता है। इस हेतु प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो नियंत्रण के अंतर्गत यह भी देख सकते हैं कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो जिम्मेदारी का मापदंड निश्चित करना, मापदंड के आधार पर कार्य का मूल्यांकन करना, निर्धारित मापदंड पर वास्तविक कार्य से तुलना या कर क्रमिकों का पता लगाना, अर्थात प्रमाण का स्तर सुनिश्चित करना, लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को मापना, सुधारात्मक कदम उठाना और आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करना। अब हमारा सातवां आता है समन्वय, अर्थात हमारा सातवां महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया है? समन्वय। तो वर्तमान में विरोधी विचारधारा एवं स्वच्छंद रूप से कार्य करने की इच्छा प्रबल होने के कारण समन्वय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। बोलचाल की भाषा में इसे आपसी तालमेल भी कह सकते हैं। उपक्रम में जहां अधिक संख्या में कर्मचारी होते हैं तथा उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, वहां समन्वय का होना अति आवश्यक है। तो समन्वय न होने से हर कर्मचारी अपनी
अपनी अपनी क्या करेंगे, अपनी अपनी राय लगाएंगे। अतः प्रबंधक के लिए समन्वय भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो कार्य में एकता की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास को नियमित व्यवस्था ही क्या है, आपका समन्वय है। अतः प्रबंधक का यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक लाभकारी हो गया है। अच्छे व श्रेष्ठ प्रबंधक यह महत्वपूर्ण गुण होता है। अब इसके कार्य क्या है, तो उचित तालमेल रखना, भेदभाव न करना, समय पर एक दूसरे को सूचना देना, भ्रमों का निराकरण करना। यह हो गया हमारा 7 प्रमुख कार्य। अब हम देखते हैं प्रबंध के कार्य के सहायक कार्य। तो जिसके अंतर्गत पहला बताया गया है संदेशवहन, दूसरा बोला गया है नवाचार, तीसरा बोला गया है निर्णय और चौथा बोला गया है प्रतिनिधित्व। तो पहला देखते हैं हमारा संदेशवहन। अर्थात संदेशवहन यद्यपि प्रबंध का गौण कार्य है, मतलब सहायक कार्य है, किंतु बिना संदेश वाहन के आज व्यवसाय का संचालन क्या है, संभव नहीं है। इसलिए इसे प्रबंध शास्त्रियों ने इसे प्रमुख कार्य के साथ रखा है। संक्षिप्त में सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है, संदेश वाहन है। इसे संप्रेषण भी कहते हैं। संप्रेषण के प्रमुख साधनों में डाक, तार, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, दूरदर्शन आदि कार्य प्रमुख है। दूसरा आता है हमारा नवाचार, जिसे नवप्रवर्तन भी कहते हैं। इसे प्रबंधक का आधुनिक कार्य भी कहते हैं। आज नई वस्तु को लेकर सूर्योदय होता है, अर्थात प्रतिदिन कुछ न कुछ नया परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अतः उपक्रम की सफलता के लिए प्रबंधक में नवाचार का विशेष महत्व हो गया है। इसलिए बड़े व्यवसायिक गृहों में शोध कार्य हेतु से अलग अलग विभाग दे दिया गया है। अब तीसरा हमारा सहायक कार्य है निर्णयन। तो निर्णय लेना प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है। चूंकि उपक्रम की क्रियाओं में अनेक अवसरों पर निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः बिना निर्णय के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता। तो निर्णय लेना प्रबंधक के कार्यों का ये क्या है, मुख्य अंग है। फिर चौथा आता है आपका प्रतिनिधित्व करना। तो प्रतिनिधित्व को ही प्रबंध का कार्य बताया गया। इसका आशय प्रबंधक उपक्रम या प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व करना है। विभिन्न सभाओं, अनुबंधों के लिए उपक्रम और प्रतिनिधित्व प्रबंध करता है और इस प्रबंध का एक कार्य भी है। तो प्रबंध एक गतिशील धारणा है जिसके विभिन्न कार्यों निरंतर में वृद्धि होती रहती है। समय एवं परिस्थिति तथा कार्यों के स्वभाव के अनुरूप प्रबंध के कार्यों में आंशिक फेरबदल भी हो सकता है। अधिकांश प्रबंध शास्त्री प्रबंध के उपयुक्त कार्यों से क्या है, सहमत हैं।